वेलकम बैक एवरीवन। जोर का जोड़ में मीरब ज़ीशान की तरफ से आपको एक बार फिर बहुत बहुत खुश आमदीद। और इससे पहले हमने जिस तरह से गुफ्तगू की है कि सिलेक्शन के अंदर अभी जो हमारी प्लेइंग 11 जो डिसाइड की गई है उसमें क्यों किसी भी मजीद फास्ट बॉलर की एडिशन नहीं हुई है, क्यों हम तमाम स्पिनर्स के साथ गए हैं और एक फास्ट बॉलर आमिर जमाल के साथ हम जा रहे हैं, क्या ये फैसला ठीक है या गलत है। जैसन गिलस्पी साहब का ये कहना है कि जनाब वो मौके के मुताबिक फैसला करते हैं। तो इसके ऊपर ही बातचीत का सिलसिला जारी करते हैं। मेरे साथ मौजूद है आप सबकी जान क्रिकेट की शान हाफिज इमरान। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। हाफिज साहब, जैसन गिलस्पी साहब ने ये कहा है कि वो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन अपनी गेम स्ट्रैटेजी प्लान करते हैं, लेकिन प्लेइंग 11 तो पहले ही अनाउंस हो जाती है ना, तो वो फिर उस वक्त फैसला करने का क्या मतलब? देखिए, उनका ये मानना, ये कहना तो माना नहीं जा सकता कि वो हिकमत अमली तैयार करते हैं जो हालात होते हैं उसके मुताबिक, क्योंकि ये तो हिकमत अमली किसी और ने तैयार की है, उन्होंने की नहीं है। इसलिए अगर वो हिकमत अमली तैयार करते, मनसूबाबंदी करते पाकिस्तान के लिए टेस्ट मैचेस के एतबार से, तो पहले टेस्ट मैच में भी हालात मुख्तलिफ होते हैं। 800 से ज़ायद रन पाकिस्तान को ना होते, 7 विकेटों के नुकसान पर डिक्लेयर किया और पाकिस्तान को इनिंग्स से बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो ये तो हिकमत अमली तैयार की है किसी और ने। इनके जो कोचिंग स्टाफ है पाकिस्तान का, इन्होंने तो अब उसके ऊपर अमल करना है। खिलाड़ियों को तैयार करना है, मैच प्लान करना है, किस हद तक ये कम्युनिकेट करते हैं, अच्छे तरीके से मोटिवेट करते हैं प्लेयर्स को, ये इनकी जिम्मेदारी है। जो भी किसी की कुछ अगर काम है तो उसके साथ करना है। ये तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो नई सिलेक्शन कमेटी है 11 भी वही बना रही है। और पाकिस्तान की जो अब के दूसरा टेस्ट मैच खेला पाकिस्तान ने मुल्तान में, वो भी सिलेक्शन कमेटी ने ही उसको फ़ैसला किया कि आपने 3 स्पिनर्स खिलाने हैं। और उसके लिए उन्होंने उसी पिच के ऊपर जहाँ पर पहला टेस्ट मैच हुआ था, बाकायदा तौर पर एक हिकमत अमली के तहत, मनसूबाबंदी के तहत वो दूसरा टेस्ट मैच भी उसी पिच पर खेला गया। अब यहाँ पर भी हीटर लगे हुए हैं, पंखे लगे हुए हैं, पिच को खुश करने की कोशिश की जा रही है। तो ये भी सारी की सारी हिकमत अमली तो किसी और ने तैयार किया। सो उनका ये कहना कि वो करते हैं फ़ैसले, ऐसा तो नहीं है। ये तो किसी और ने किए हैं और उन्होंने उस पर अमल करना है और कर रहे हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ इस चीज़ का है कि क्या पाकिस्तान को अपना एक फास्ट बॉलर खिलाना चाहिए था, देखिए जब आप अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर जा रहे हैं तो इस वक्त पाकिस्तान के पास कोई ऐसा फास्ट बॉलर नहीं है, मतलब कोई वसीम अकरम, वकार यूनुस, शोएब अख्तर नहीं है कि अगर उन दोनों को आप बाहर बिठा रहे हैं और आप उनकी जगह पर स्पिनर्स खिला रहे हैं। क्योंकि ये वो जो फास्ट बॉलर्स थे जिनके मैंने नाम लिए हैं, इनको पिच की ज़रूरत नहीं होती थी। ठीक है, ये अपनी सलाहियत की बुनियाद पर मुश्किल हालात में भी, मुख्तलिफ कंडीशंस में भी विकटें निकाल ले रहे थे। इनको ढंग आता था, फ़न आता था, महारत थी उसमें। अब इस वक्त पाकिस्तान की जो पेस अटैक है वो तो बड़ी काबिल रहम हालत है उसकी। शाहीन खेल नहीं रहे हैं, नसीम शाह टीम का हिस्सा नहीं है। शाहनवाज धानी साहब वहाँ पर पता नहीं यूएई के या पता नहीं किसके खिलाफ एक विकेट हासिल करके वो ऐसे क्राउड की तरफ भाग रहे हैं कि पता नहीं कोई, उन्होंने वो पहाड़ की तरफ जाना है वो स्टेडियम के बाहर। तो ये पाकिस्तान की ये वाली फास्ट बॉलिंग में तो वो नहीं है। अनलकी रहे कि मीर हमज़ा का चांस बन सकता था कि वो खेल लेते। मोहम्मद अली की जगह अगर वो खिला रहे हैं किसी, ये कल सुनने में आया कि शायद मोहम्मद अली को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो सिलेक्शन कमेटी है वो शामिल कर ली। तो वो बेहतर ऑप्शन मीर हमज़ा थे अगर वो होते तो। अब अगर उन्होंने 3 स्पिनर्स के साथ जाने का फ़ैसला किया तो ये यही ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान ऐसे टेस्ट मैच जीता है। ये था कि पिंडी के पिच में चूँकि निस्बतन यहाँ पर फास्ट बॉलर्स के लिए मदद होती है, और अगर वो पिच में मदद होती है उसके लिए फास्ट बॉलर का भी उतना अहल होना चाहिए वो जो उसको अपनी उस मदद को, उससे फ़ायदा उठा सके। मतलब पानी का गिलास आपके सामने पड़ा हुआ है, पानी पड़ा हुआ पीने के लिए तो आपको जाना ही पड़ेगा ना उसके बाद। और यहाँ कि ये पानी पड़ा है उसको देख देख के मेरी प्यास बुझ जाएगी, तो ये हो नहीं सकता। सो पिच अच्छा है, उससे फ़ायदा उठाने के लिए आपको अच्छी बॉलिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो डोमिनेट तो करेंगे पाकिस्तान के दोनों स्पिनर्स ही, ज़्यादा बॉलिंग वही करते हुए दिखाई देंगे, नोमान और साजिद। अल्लाह करे कि कुछ मौका मिले जाहिद को और वो भी गेंदबाजी करें, विकेट लें पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान ये टेस्ट मैच तीसरा भी जीती और सीरीज़ भी जीती। तीनों स्पिनर्स के साथ इंग्लैंड भी जा रहा है। इंग्लैंड ने भी रेहान अहमद को शामिल किया है, और रेहान डिफरेंट हैं जैक लीच से भी और शोएब बशीर से भी, और वो ज़्यादा उनकी जो विकेट टेकिंग डिलीवरीज़ हैं वो करने की एबिलिटी रखते हैं ज़्यादा। तो वो पाकिस्तान के लिए एक मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। अब ये सवाल पैदा होता है कि कैसे पाकिस्तान ने ये तो एक हिकमत अमली ना, पिच अपनी मर्ज़ी की बना लें, प्लेयर्स उसके हिसाब से अपनी प्लेइंग 11 को मुंतखब कर लें, लेकिन फिर टॉस आ जाएगा 5 डे टेस्ट मैच में। जब आप टॉस अगर आप जीतते हैं तो इसका मतलब है कि आपके पास ऑप्शन है कि आप अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर वो फैसला करें। तो टॉस जीतने का मतलब ये है कि पाकिस्तान पहली बारी लगेगा, पहली बारी के बाद तीसरी बारी की तरफ जाएगा, 2nd एंड 4th इनिंग्स इंग्लैंड की तरफ जाएगी। और अगर पाकिस्तान टेस्ट मैच हारता है, टॉस हारता है,
तो फिर इंग्लैंड पहली और तीसरी बारी की तरफ जाएगा, पाकिस्तान दूसरी और चौथी की तरफ जाएगा, क्योंकि जब आप 3 स्पिनर्स खिलाते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप टॉस जीतकर अपनी आखिरी इनिंग्स की बजाय थर्ड इनिंग्स में बैटिंग करना चाहते हैं। चौथे और पाँचवें दिन आप मिनिमम बैटिंग के ऊपर जाना चाहेंगे। सो टॉस का बड़ा अहम किरदार होगा कि टॉस कौन जीतता है, और जो टॉस जीतेगा लामाला उसने सीधा बैटिंग की तरफ जाना है। और अगर पाकिस्तान टॉस हार जाता है तो फिर एक डिफरेंट किस्म का चैलेंज पाकिस्तान के सामने होगा, क्योंकि फिर इंग्लैंड की कोशिश यही होगी, हत्तल इम्कान वो यही कोशिश करेंगे कि पहली इनिंग्स में वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लंबे रन्स करें, लंबे रन्स, लंबी बैटिंग करें। जो 3 सेशन पहले हैं, सेकंड डे के 3 सेशन होंगे, 3 और 2 5 6 तो 4 5, क्योंकि बैटिंग के लिए निस्बतन आसान होगा इनिशली इब्तदाई तौर पर, जो कि बेन स्टोक्स ने कहा भी है। तो अगर वो 4 सेशन 5 सेशन खेल जाते हैं तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान ने थर्ड डे के ऊपर बैटिंग करनी है, तो कहीं ना कहीं कुछ मदद हो सकता है, उस वक्त तक स्पिनर्स को मिलना शुरू हो जाए। फिर इंग्लैंड आएगा, अगर पाकिस्तान थर्ड डे में बैटिंग करता है तो पाकिस्तान उतने रन्स करता है या 3 सेशन खेलेगा, जो कि तो फोर्थ डे के ऊपर इंग्लैंड आएगा टेस्ट मैच के ऊपर। पाकिस्तान अगर इंग्लैंड 3 सेशन 90 ओवर्स में करते हैं, अगर वो अच्छी बैटिंग रन रेट के साथ चलते हैं, 125-150 ओवर की बैटिंग करते हैं, सेकंड डे पे अगर पाकिस्तान बैटिंग के लिए आता है, दूसरा और तीसरा दिन का कुछ हिस्सा वो बैटिंग करते हैं, तीसरे और चौथे में फिर आता है, तो ये मिक्स होगा उसका। क्योंकि अगर वो 90 ओवर्स खेलते हैं, 125 ओवर्स खेलते हैं, तो अगर आप उसको 4 साढ़े 4 के रन रेट के साथ भी लगाएं तो वो रन्स तो आप देखें कि वो 400 500 600 रन की तरफ 5 के स्ट्राइक रन रेट के साथ जाते हैं, तो 100 ओवर्स में तो फिर काम ऊपर चला जाएगा। सो ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल होगी, क्योंकि वो बड़ी कैलकुलेशन के साथ खेलेंगे। अब उन्होंने भी 3 स्पिनर्स इसीलिए शामिल किए हैं क्योंकि उनके भी दिमाग पे हमला हुआ है। जेफ बायकॉट का भी मैं बता रहे थे राजा साहब कि जेफ बायकॉट ने बड़ा अपनी टीम को आड़े हाथों लिया है कि यार स्वीपें मारी जा रहे हैं और आउट हुए जा रहे हैं, इस तरह तो नहीं टेस्ट क्रिकेट खेली जाती। तो वहाँ पर उनके ऊपर भी तनकीद हुई, हालांकि वो एक ही टेस्ट मैच आ रहे हैं पाकिस्तान में, 3-0 से वो पाकिस्तान में जीत के गए थे। एक ही टेस्ट मैच हारने के बाद उन्होंने भी उनको तनकीद का निशाना बनाया, क्योंकि ये जैसे इंग्लिश बैटर्स आउट हुए हैं पाकिस्तान के खिलाफ, वो तो मतलब एक आप बिल्कुल हो जाते ना, अगर समझ नहीं आ रही कि हर बॉल है स्वीप खेले जाएं, आपके पास इनफ शॉट्स होने चाहिए मैनेज करने के लिए, किस तरह से आप उसको जो स्पिन हो रहा है या स्विंग हो रहा है या बाउंस हो रहा है, तो टेस्ट मैच में जब आप बैटिंग कर रहे हैं तो आपके पास ये एबिलिटी होनी चाहिए एज बैटर कि आपने उन तमाम चीज़ों को मैनेज करना है, अगेंस्ट स्पिन बॉलिंग भी, अगेंस्ट फास्ट बॉलिंग भी, अगेंस्ट क्वालिटी फास्ट बॉलिंग, अगेंस्ट सीम बॉलिंग, ठीक है, अगेंस्ट जेन्युइन पेस। आपको हर लिहाज से उसके अपने आप को उसमें ढालना है, आपके पास होनी चाहिए चीज़ें। सो देखते हैं कि अब ये कल टॉस क्या होता है, लेकिन ये तो वाजे हो गया ना दोनों टीमों को प्लेइंग 11 को देख करके। 11-11 हैं, उनमें 3-3 स्पिनर्स हैं, पाकिस्तान के पास 3 से ज़्यादा हैं, उनके पास भी वो जो रूट भी बड़े अच्छी जगह पर बॉल करते हैं, जो रूट भी एक इजाफी स्पिनर के तौर पर बड़ा अहम किरदार अदा कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि एक तो वो तजर्बाकार हैं बहुत ज़्यादा, फिर वो उनकी बॉलिंग को अगर आप देखें तो लगता है वो बैट्समैन को प्लान करते हैं आउट करने के लिए, वो उस जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं जैसे आप सेटअप करते हैं। तो उनके पास भी हैं, पाकिस्तान के पास भी सऊद की सूरत में है, साइम की सूरत में है, सलमान अली आगा की सूरत में है, लेकिन जो स्पेशलिस्ट हैं वो स्पेशलिस्ट ही होते हैं। जो सबसे अहम काम होगा वो 3 स्पिनर्स का उनकी तरफ से होगा, पाकिस्तान की तरफ से 3 स्पिनर्स का होगा। अगर कोई पार्ट टाइम या कोई एक आराम के लिए किसी को इजाफी तौर पर कप्तान दे देता है बॉलिंग, अगर उसको विकेट मिल जाती है तो अच्छा है, लेकिन बहरहाल ये स्पिन वर्सेस स्पिन नहीं होना है। मतलब नोमान, साजिद खान, जाहिद महमूद बमुकाबला जैक लीच, रेहान और शुएब बशीर, देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल सही बात है। हाफिज़ साहब, बड़ा ज़बरदस्त आपने एनालिसिस जो है वो कल के मैच के हवाले से मुकम्मल तौर पर किया है, और इसमें डेफिनेटली एक इंटरेस्ट का फैक्टर ज़रूर पाया जाएगा, क्योंकि मुल्तान के अंदर कंडीशन और थी, मुल्तान के अंदर डोमिनेंस जारी थी, और इंग्लैंड की बैटिंग वाला जो पॉइंट हाफिज़ साहब ने रेज़ किया बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लैंड की बैटिंग भी कहीं ना कहीं उस मेयार की नहीं थी जो उनसे एक्सपेक्टेशंस थी, तो उस वजह से स्पिन को भी फ़ायदा हुआ, मगर यहाँ पर सिचुएशन जो है वो डेफिनेटली डिफिकल्ट हो सकती है। हाफिज़ साहब, अगर हम बात करें, क्योंकि हमारे पास अभी फास्ट बॉलर कोई नहीं है, और पिच को देखते हुए कल क्या होता है, उसके बाद कौन सी टीम डोमिनेट करती है, तो कल ही अंदाज़ा होगा। टॉस का काफ़ी हद तक इन्हिसार है जिसका जिक्र आपने किया।